वेलकम अगेन फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज हम बात करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में हम इसकी स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी, हार्मोन्स एंड फंक्शंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी जो थायराइड ग्रंथि है उसकी संरचना, उसकी ओतिकी, उसमें किस प्रकार की हिस्टोलॉजी पाई जाती है, उनके द्वारा सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स और फंक्शंस, यानी थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, इन सब बिंदुओं को हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व वीडियो में हम दो ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हमारे नेक रीजन में, जो यहाँ डायग्राम में जो दिखाया गया है, जो यहाँ हमारा जो नेक रीजन है उसमें एक ग्रंथि पाई जाती है थायराइड, उसके बारे में बातचीत करेंगे। ये हमें विदित हो गया कि एंडोक्राइन सिस्टम हमारी पूरी बॉडी में होम्योस्टेसिस, हमारी बॉडी की साम्यावस्था बनाए रखने में आवश्यक है, और इन एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा हार्मोन का स्रावण किया जाता है, और हार्मोन ब्लड के थ्रू किसी दूर ऑर्गन पे जाकर अपना काम करते हैं और इसकी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम थायराइड ग्लैंड में कुछ इसकी बेसिक जानकारी लेते हैं कि कहाँ पर यह स्थित होती है। तो जो थायराइड ग्रंथि है वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ह्यूमन बॉडी में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। अगर हम जनरल कहें कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो उसका आंसर होगा लीवर, यानी वहाँ पर यकृत जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लेकिन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड इज द ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड दैट स्टोर इट्स सिक्रीटरी प्रोडक्ट। जो थायराइड एकमात्र ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो अपने द्वारा सिक्रीट होने वाले पदार्थ को अपने खुद के अंदर स्टोरेज रखती है या संग्रहित करने का काम कर रही है। इनका ओरिजिन के आधार पर देखें थायराइड ग्लैंड को, कि थायराइड ग्रंथि का उद्भव एंडोडर्मल जो टिश्यू होता है उससे ये ओरिजिनेट होती है। अगर हमारे ह्यूमन बॉडी में इसकी लोकेशन की बात करें कि हमारी कहाँ पर ये पाई जाती है, तो हमें नेक रीजन में, यहाँ डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये नेक रीजन में पाई जा रही है। इसके और अगर क्लोज इसकी पोजीशन जानने का प्रयास करें तो इमीडिएटली जस्ट बिलो द इंफीरियर ऑफ द लैरिंग्स, यानी जो लैरिंग्स वाला जो हिस्सा है, ये ऊपर का जो ये हिस्सा है ये लैरिंग्स का रीजन है। इस डायग्राम में ये लैरिंग्स का रीजन है। इसके नीचे की तरफ स्थित होती है, या हम कहें कि ट्रेकिया के आगे की तरफ, ये ट्रेकिया जो रीजन है जिसको विंड पाइप भी कहते हैं या श्वास नली जिसको कहते हैं, इसके आगे की तरफ स्थित होती है ये ग्रंथि। अगर इसकी आकार की बात करें तो ये ग्रंथि इस प्रकार से दिखाई देती है। ये इस तरह की ग्रंथि है, यानी हमें ऐसा लग रहा है कि ये कोई इंग्लिश का एक लेटर एच के समान है। ये एच के आकार की होती है, या हम कहें दूसरे प्रकार से एनिमल्स में ये बटरफ्लाई शेप की स्ट्रक्चर रखती है, संरचना दिखाई देती है। इसके अलावा बाइलोब इन बर्ड्स, ये क्या है, इसमें हमें दो लोब दिखाई देते हैं। एक लोब ये है और दूसरे ये लोब है, यानी दो लोब इसमें पाए जाते हैं। लेकिन दो लोब जो पाए जाते हैं वो बर्ड्स और मैमल्स में पाए जाते हैं, जबकि जो रेप्टाइल्स होते हैं, जितने भी सरीसृप होते हैं, उनमें इनमें सिर्फ एक ही लोब पाई जाती है। सिर्फ सिंगल लोब में थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। अब इसका वजन की बात करें, इसका वजन अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 ग्राम होता है। 25 से 30 ग्राम इसका वजन होता है। अब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर यह है कि एंडोस्टाइल जो ग्लैंड पाई जाती है, एंडोस्टाइल ग्लैंड एक्चुअली जो लोअर कोडेट्स होते हैं, जैसे कि हर्डमानिया और एम्फियोक्सस, जो कि एक यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा के सदस्य हैं, एंडोस्टाइल ग्लैंड इनमें पाई जाती है। इनका जो एंडोस्टाइल ग्लैंड है उसको थायराइड ग्लैंड के होमोलोगस ओरिजिन, मतलब होमोलोगस माना जाता है, यानी ये समान प्रकार की गतिविधियां वहाँ पर करती है, इसलिए इसको होमोलोगस कहा जाता है एंडोस्टाइल के समान। अब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, ये किस प्रकार की होती है।
थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स। थायराइड ग्लैंड में 2 लोब पाए जाते हैं जो कि हमें यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। एक लोब यहाँ पर है और दूसरा लोब दूसरी तरफ स्थित है, यानी जो ट्रेकिया है उसकी दोनों तरफ ये स्थित होते हैं। एक राइट साइड में जो लोब पाया जाता है उसको राइट लोब कहते हैं और जो लेफ्ट की तरफ पाया जाता है उसको लेफ्ट लोब कहते हैं। बोथ लोब्स आर कनेक्टेड बाय एस्थमस। जो दोनों लोब हैं, डायग्राम को आप फिर से देखें, जो 2 लोब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, इनको जोड़ने के लिए एक रीजन और पाया जाता है। ये इतना लोब के समान नहीं होकर एक फ्लैप के समान होता है। इसको कहते हैं इस्थमस, जो कि ट्रेकिया के जस्ट आगे की तरफ स्थित होता है। नेक्स्ट हम बात करें, थायराइड ग्लैंड इज कंपोज ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। डायग्राम में हमें बहुत सारे फॉलिकल्स दिखाई देते हैं, यानी छोटे छोटे जो हमें गोलाकार जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये बहुत सारे फॉलिकल्स हैं। यानी इस तरह की जो ग्लैंड्स का जो अधिकांश भाग होता है इन्हीं फॉलिकल्स का बना होता है, जिन्हें थायराइड फॉलिकल्स कहते हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में स्ट्रोमल टिश्यू भी पाया जाता है, जिसमें ब्लड वेसल्स हो सकती है, कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है और दूसरे प्रकार की कोशिकाएं वहाँ पर पाए जा सकते हैं। हम थायराइड ग्लैंड में ये देखें तो फंक्शनल यूनिट फॉर थायराइड हार्मोन, जो फॉलिकल्स है वो थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन के लिए फंक्शनल यूनिट है। यानी जो इनका हार्मोन का जो स्त्रावण होता है इन्हीं फॉलिकल्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम बात करें, मोस्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज मेड बाय थायराइड फॉलिकल्स। अधिकांश भाग थायराइड फॉलिकल से मिलकर बना होता है और ये माइक्रोस्कोपिक स्फेरिकल यानी गोलाकार संरचनाएं होती है, गोलाकार शेक लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस जो थायराइड ग्लैंड है इसको और हम समझने का प्रयास करें इसकी लोकेशन को, तो हमें एक डायग्राम में हायोइड बोन, इसके जस्ट नीचे की तरफ क्रीको थायराइड लिगामेंट्स पाए जाते हैं। उसके बाद में नीचे की तरफ थायराइड कार्टिलेज और उसके बाद में हमें जो क्रिकोइड कार्टिलेज है उसके पास में थायराइड ग्लैंड दिखाई दे रही है, जिसमें राइट लोब, लेफ्ट लोब और बीच वाला जो भाग है इस्थमस। इसके अलावा कुछ लोगों में पिरामिडल लोब भी पाया जाता है, जो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा में ग्रोथ जो दिखाई दे रही है ये पिरामिडल लोब है, जो कि कुछ लोगों में ये भी पाया जाता है। अब हम बात करते हैं और आगे स्ट्रक्चर में ही। द फॉलिकल्स कंसिस्ट ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। जो फॉलिकल जो हम देख रहे थे वो क्या होता है, फॉलिकुलर सेल से मिलकर बना होता है। यहाँ डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। ये जो डायग्राम में आपको गोलाकार जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये फॉलिकल्स हैं, यानी जो थायराइड ग्लैंड है इसमें इस तरह की बहुत सारे फॉलिकल्स पाई जाती है। इन फॉलिकल्स को भी आप अगर ध्यान से देखें तो ये कुछ कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं, जिनको ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं फॉलिकुलर सेल्स कहलाती है। एंड मोस्ट ऑफ एक्सटेंडेड टू लूमेन ऑफ द फॉलिकल। और ये फॉलिकल्स क्या करती हैं, चारों तरफ से फॉलिकुलर सेल से मिलकर बनी होती है और इन फॉलिकुलर सेल के द्वारा एक लूमेन का निर्माण होता है। लूमेन या हम कहें कैविटी का निर्माण होता है और इस कैविटी में ही कोलोइड भरा होता है। कोलोइड एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें कुछ प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन के साथ में जुड़ा हुआ T3 और T4 हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। इसको आगे समझेंगे। अब हम इन जो फॉलिकुलर जो सेल्स हमें दिखाई दे रही है फॉलिकल्स में, ये जो इस तरह की कोशिकाएं जो दिखाई दे रही है, ये इनएक्टिव फॉलिकुलर सेल्स में इनकी आकृति स्क्वेमस प्रकार की होती है, जबकि एक्टिव जब ये सेल्स होती है तो इनकी आकृति क्यूबॉइडल सेल्स की होती है। क्यूबॉइडल जो आकार होता है उस प्रकार की हमें दिखाई देती है। लेकिन क्यूबॉइडल कब, या हम कहें कि क्यूबॉइडल कब बनेगी, ये जब इनके ऊपर TSH का इन्फ्लुएंस होगा या TSH जो हार्मोन है वो इन फॉलिकुलर सेल को स्टिमुलेट करेगा, तब जाके इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करें, फॉलिकुलर सेल्स सीक्रेटेड T3 एंड T4 हार्मोन। फॉलिकुलर सेल्स को दूसरा नाम दिया गया है थायरोसाइट।
इसके द्वारा, इन कोशिकाओं के द्वारा T3 एंड T4 हार्मोन का स्त्रावण होता है। इसके इन फॉलिकल्स के अलावा ग्लैंड में एक और संरचनाएं पाई जाती है, वो एक और प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिनको कहते हैं पैराफोलिकुलर सेल्स। पैराफोलिकुलर सेल्स क्या करती है, इनके द्वारा T3 एंड T4 के अलावा एक और हार्मोन थायराइड ग्लैंड के द्वारा स्त्रावित होता है, उसको कहते हैं कैल्सिटोनिन। जो पैराफोलिकुलर सेल्स होता है उनके द्वारा कैल्सिटोनिन जो एक हार्मोन है उसका स्त्रावण किया जाता है। इसको थायरोकैल्सिटोनिन भी कहते हैं, TCT भी कहते हैं। ये तीनों हार्मोन, इन जिनमें से 2 हार्मोन तो फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा सीक्रेट हो रहे हैं और जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो पैराफोलिकुलर सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है। अब हम समझते हैं कि नेक रीजन से किस प्रकार से हमें दिखाई देती है और उसमें किस तरह की फॉलिकुलर या उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। पहले डायग्राम में हमारे नेक में थायराइड ग्रंथि दिखाई गई है, इसी को बड़ा करके दिखाया गया है जहाँ पर हमें ये इस प्रकार की थायराइड ग्लैंड हमें दिखाई दे रही है। इसको और बड़ा करने से हमें इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है हिस्टोलॉजिकली, जिसमें पैराफोलिकुलर सेल हैं, यानी ये फॉलिकल्स के बाहर की तरफ स्थित होती है। फॉलिकुलर सेल्स होती हैं जो फॉलिकल्स में पाई जाती हैं, थायराइड फॉलिकल्स जो यहाँ हम कहें फॉलिकल्स, और इसके अंदर जो फॉलिकुलर सेल है उसके अंदर जो लूमेन भाग है उसमें थायरोग्लोबुलिन भरा हुआ होता है। अब हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्रंथि है उसकी औतिकी के बारे में। थायराइड ग्रंथि के बारे में हम ये समझ चुके हैं कि इसमें 2 कंपोनेंट पाए जाते हैं, 2 भाग पाए जाते हैं मुख्य रूप से। एक भाग पाया जाता है फॉलिकल्स जो कि अधिकांश भाग बनाता है, और जो दूसरा भाग पाया जाता है वो होता है स्ट्रोमल टिश्यू। स्ट्रोमल टिश्यू जिसमें कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और इनके अलावा कुछ और प्रकार की कोशिकाएं जिसमें पैराफोलिकुलर सेल्स भी शामिल है ये पाई जाती है। तो जो थायराइड ग्लैंड है उसमें फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू पाया जाता है। तो थायराइड ग्लैंड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ कैप्सूल पाया जाता है, उससे घिरा हुआ होता है। जो फॉलिकल्स होती है वो चारों तरफ से कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल से कवर्ड रहती है, और ईच फॉलिकल्स लाइन बाय फॉलिकुलर सेल्स। जो प्रत्येक फॉलिकल्स है, जो हर एक फॉलिकल्स है उनमें फॉलिकुलर सेल्स पाई जाती हैं। इस डायग्राम को हम समझते हैं। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर थायराइड फॉलिकल्स दिखाई दे रही है, इनके नंबर बहुत सारे होते हैं। इन फॉलिकल्स के बाहर की तरफ यहाँ पर कुछ सेल्स दिखाई दे रही है जिनको सी सेल्स कहते हैं या पैराफोलिकुलर सेल्स कहते हैं। ये पैराफोलिकुलर सेल्स कैल्सिटोनिन का सिक्रीशन करती है। इसके अलावा हमें फॉलिकल्स के जो निर्माण कर रही है फॉलिकुलर सेल्स दिखाई दे रही है। इन फॉलिकुलर सेल से थायराइड हार्मोन T3 और T4 का सिक्रीशन होता है। इसके अलावा इन फॉलिकल्स के भीतर की तरफ कोलाइड हमें दिखाई दे रहा है जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है। इनके अलावा कैपिलरीज पाई जाती है, ब्लड की कैपिलरीज पाई जाएगी, लिम्फ की वेसल्स पाई जाएगी, और इसके अलावा जो चारों तरफ से इसको घेरा हुआ स्ट्रक्चर कैप्सूल है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। ये थे इसकी हिस्टोलॉजी। अब हम समझते हैं थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं उनको। थायराइड ग्लैंड के द्वारा 3 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है T4 जिसको कहते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन, या इसको एक और नाम दिया गया है थायरोक्सिन। इसको T4 क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें जो थायरोक्सिन जो आयोडीन के 4 मॉलिक्यूल्स 4 जो एटम होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं, इस कारण इसको T4 नाम दिया गया है। ऐसे ही सेकंड जो ट्राई आयोडोथायरोनिन है, इसमें 3 आयोडीन मॉलिक्यूल्स, एक टायरोसिन जो अमाइनो एसिड है उसके ऊपर जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए इसको T3 नाम दिया गया है। और लास्ट जो थर्ड है हार्मोन कैल्सिटोनिन, इसका सिक्रीशन होता है पैराफोलिकुलर सेल्स से। पैराफोलिकुलर सेल्स या जिनको सी सेल्स भी कहते हैं, और ये सी सेल्स फॉलिकल्स के बाहर की तरफ या फॉलिकल्स के चारों तरफ
घिरी हुई रहती है, पाई जाती है और ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से संबंधित काम करती है या कैल्शियम के रेगुलेशन में मदद करती है। T3 एंड T4 दोनों को कॉम्बिनेशन के रूप में या दोनों को कंबाइंडली हम लोग थायराइड हार्मोन कहते हैं। अब हम इसमें और समझने का प्रयास करते हैं कि हार्मोन्स के बारे में। जो टायरोसिन अमाइनो एसिड है वो थायराइड हार्मोन यानी T3 एंड T4 के लिए रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसमें हमने पढ़ा कि T3 में 3 आयोडीन मॉलिक्यूल की आवश्यकता पड़ती है और T4 में 4 आयोडीन मॉलिक्यूल्स की एटम की आवश्यकता पड़ती है। टायरोसिन अमीनो एसिड है वो आयोडीन के जुड़ने के लिए सरफेस उपलब्ध कराता है, जिससे कि टायरोसिन के ऊपर 3 आयोडीन या T4 में 4 आयोडीन मॉलिक्यूल आकर जुड़ सकें। जैसे कि यहाँ पर संरचना में हमें दिखाया गया है T3 मॉलिक्यूल में इनकी अलग अलग पोजीशन के आधार पर ये जुड़े हुए हैं। 3,5,3 ट्राईआयोडोथायरोनिन, इस तरह इसका पूरा नाम है। ऐसे ही T4 में 4 जगह आयोडीन जुड़ रही है, 1, 2, 3 और 4, ये 4 जगह पर आयोडीन एटम जुड़े हुए हैं, इसलिए 3,5,3,5 टेट्राआयोडोथायरोनिन, जिसको थायरोक्सिन भी कहते हैं, इस तरह ये स्ट्रक्चर बनाता है। यानी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है कि जितने भी अमाइनो एसिड हैं उनमें यहाँ पर जो रोल प्ले करता है टायरोसिन अमाइनो एसिड करता है। इसके अलावा जो T3 एंड T4 के बनने के लिए जो एसेंशियल कंपोनेंट है वो है आयोडीन इसके लिए आवश्यक एटम की तरह काम कर रहा है। इसके और बात करें, T3 एंड T4 दोनों को कैलोरीजेनिक हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये कैलोरी बर्निंग में काम में आते हैं। द फोलिकुलर सेल सिंथेसाइज T3 एंड T4 2 हार्मोन्स। जो फोलिकुलर सेल्स है, फॉलिकल्स है, उनके द्वारा तो T3 एंड T4 और पैराफोलिकुलर सेल है उनके द्वारा कैल्सिटोनिन या पैराकैल्सिटोनिन का सिक्रीशन होता है। ये थी बात इनके द्वारा थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स के बारे में। अब हम समझते हैं थायराइड ग्लैंड का रेगुलेशन किस तरह से होता है। हमने जब हाइपोथैलेमस और जब पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ रहे थे तो हमने जान लिया था कि जो थायराइड ग्लैंड है उसको रेगुलेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करती है हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एक हार्मोन सिक्रेट होता है, उसको कहते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड को कहती है कि जाओ अपना प्रोडक्ट बनाओ, मींस T3 एंड T4 का निर्माण करो। जैसे ही T3 एंड T4 का अमाउंट सफिशिएंट हो जाता है तो ब्लड के थ्रू हाइपोथैलेमस को मैसेज जाता है कि बहुत बन चुका T3 एंड T4, इसलिए अब इसको बनाना थोड़ा कम करो। उसको हाइपोथैलेमस फिर मैसेज देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड TSH की कम मात्रा सिक्रीट करती है, जिससे कि थायराइड जो ग्रंथि है वो T3 एंड T4 का लेवल कम करती है। अगर T3 एंड T4 का लेवल कम है ब्लड में तो हाइपोथैलेमस को मैसेज आता है कि रिक्वायरमेंट है T3 और T4 हार्मोन्स की। वो पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देता है कि क्या कर रहे हो, TSH को रिलीज करो ज़्यादा मात्रा में, और TSH ज़्यादा मात्रा में रिलीज होकर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और थायराइड का लेवल T3 और T4 का लेवल इस तरह से बढ़ जाएगा। यानी इस तरह की मैकेनिज्म जो किसी चीज़ को जब बढ़ती है, जो जिस हार्मोन की मात्रा बढ़ती है और बढ़ी हुई मात्रा अपने आप को ही सप्रेस करने में, अप्रत्यक्ष रूप से सप्रेस करने में मदद करती है, तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। इस तरह ये रेगुलेट हो रही है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस के बारे में। थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसके बारे में। थायराइड ग्लैंड क्योंकि हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है तो हार्मोन इसके द्वारा 3 हार्मोन T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन तीनों अपना अपना काम करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट T3 एंड T4 है, और इसके अलावा जो कैल्सिटोनिन है वो बेसिकली कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से संबंधित काम करता है। लेकिन कैल्शियम के लिए और भी कई प्रकार के हार्मोन्स है वो काम करते हैं, लेकिन इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, फिर भी इसका रोल होने के कारण हम यहाँ पर इसको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले
हम ये जानते हैं कि जो थायराइड हार्मोन है जिसमें T3 एंड T4 मेनली इंक्लूड है, वो पूरी बॉडी पर इफेक्ट डालता है। यानी हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं उस सभी कोशिकाओं पर लगभग सभी कोशिकाओं पर T3 एंड T4 का प्रभाव होता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके लक्षणों के बारे में या इसके फंक्शंस के बारे में, जो हार्मोन के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला है रेगुलेट ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी जिसको BMR, यानी जो BMR होती है उसको रेगुलेट करने में T3 एंड T4 मदद करते हैं। BMR क्या होती है? BMR इज द मिनिमल अमाउंट ऑफ एनर्जी और कैलोरीज दैट इज एक्सपेंडेड एट द रेस्ट इन द न्यूट्रल एनवायरनमेंट। न्यूट्रल एनवायरनमेंट में, या हम कहें बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज में, जो हमें कम से कम मिनिमम ऊर्जा जो चाहिए होती है उसकी मात्रा BMR कहलाती है, जिसको बेसल मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि ये मिनिमम बेसिक मेटाबॉलिक रेट को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। तो इतनी ऊर्जा हमें सफिशिएंट होती है। तो इस ऊर्जा को बनाए रखने में, इस मेटाबॉलिक जो रेट है इसको बनाए रखने में T3 एंड T4 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हम थायराइड के द्वारा जो T3 एंड T4 के जो सीक्रेट किए हुए हार्मोन हैं उसके कार्यों के बारे में बात करें तो हीमेटोपोइसिस, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के निर्माण में अप्रत्यक्ष योगदान देता है T3 एंड T4। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। तीनों प्रकार के जो पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, इनके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम थायराइड हार्मोन करते हैं, जिसमें सबसे पहले स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस, ये हर प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। इंक्रीज यूज ऑफ ग्लूकोज, सेल्स को ग्लूकोज के यूज के लिए प्रमोट करता है। दे आल्सो इंक्रीज लिपोलाइसिस, इसके अलावा जो वसा का विघटन होता है, लिपोलाइसिस जो प्रक्रिया है उसको भी ये बढ़ाने का काम करता है। यानी तीनों प्रकार के मेटाबॉलिज्म संबंधित होता है, क्योंकि ये जो मेटाबॉलिज्म जितने भी हैं तीनों प्रकार के, ये हमारी शरीर के ग्रोथ के लिए, हमारे मेंटल ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। हमारा शारीरिक और मानसिक जो विकास है उसके लिए भी मेटाबॉलिज्म में ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जो हमारी बॉडी में पानी का और इलेक्ट्रोलाइट्स जो आयन होते हैं उनके बैलेंस के लिए थायराइड हार्मोन काम करते हैं। ये किस तरह काम करते हैं? ये स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप पाया जाता है जो कि ATP खर्च करके अपना काम करता है। इसको सेल की जो मेम्ब्रेन है उस पर बनाने के लिए ये स्टिमुलेट देता है, यानी एक उद्दीपन देता है, ताकि इन पंप्स का जो मेम्ब्रेन है उनके ऊपर निर्माण हो सके, और जिसकी वजह से क्या हो सकते हैं, हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका मात्रा बैलेंस रहे। इन इलेक्ट्रोलाइट्स के जैसे ही बैलेंस होती है, साथ साथ वाटर का भी ट्रांसपोर्ट होने की वजह से दोनों का बैलेंस हमारी बॉडी में T3 एंड T4 के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन से मैं बात करें तो रेगुलेट मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हमारे शरीर में जो मेंटल जो न्यूरॉन्स की ग्रोथ है और हमारी बॉडी की जो जितनी भी कोशिकाएं हैं उनके डेवलपमेंट के लिए आवश्यक काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मेंटेन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेल्सियस है उसको भी बनाए रखने में थायराइड का अपना योगदान होता है। ये क्या करते हैं, जो सेल्स होती है उसको O2 कंजप्शन, ऑक्सीजन के कंजम्पशन के लिए प्रेरित करते हैं। सेल्स प्रोड्यूस एंड यूज मोर ATP। ये क्या है कि कोशिकाओं में कैलोरीजेनिक इफेक्ट दर्शाता है। किस तरह से कि सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ATP प्रोड्यूस करें और उनको भी यूज़ करें, ताकि मोर हीट ऑफ गिवन ऑफ, ज़्यादा से ज़्यादा हीट का निर्माण हो सके, हमारे शरीर में हर कोशिका में ऊर्जा का निर्माण हो सके और हमारा बॉडी का टेम्परेचर बना रहे या वो बढ़ा रहे। तो इन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से इन हार्मोन्स को कैलोरीजेनिक हार्मोन भी कहते हैं, जो हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में एक रूप में दूसरे रूप में कोई जीव परिवर्तित होता है, जैसे कि
टेडपोल, जो मेंढक का जो टेडपोल लार्वा होता है उससे एडल्ट का बनना एक तरह का मेटामॉर्फोसिस है। ये मेटामॉर्फोसिस आयोडीन की उपस्थिति में, जो पानी, जिस पानी में वो एनिमल्स रहते हैं, जो जानवर रहते हैं, उनमें आयोडीन की उपस्थिति के द्वारा ही प्रेरित होता है। तो थायराइड ग्रंथि जो होती है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेटामॉर्फोसिस को भी रेगुलेट करने में मदद करती है। मान लीजिए कोई पानी ऐसा है जिसमें आयोडीन की कमी होती है, तो उसमें जो टेडपोल, मेंढक का जो टेडपोल लार्वा होता है वो एडल्ट में विकसित नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन ही सिंथेसिस नहीं कर पाती और जिससे मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया संपादित नहीं हो पाती है। नेक्स्ट हम बात करें रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। अब हम बात करने वाले ये थे T3 एंड T4 के रिलेटेड। अब ये बात आ गई है हमारे जो पैरा फोलिकुलर जो सेल्स होती है, यानी जो कैल्सिटोनिन का जो सिक्रीशन कर रही है, उन सेल्स के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में। ये क्या करते हैं? रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करती है। किस तरह से? कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल डिक्रीज इन ब्लड लेवल एंड प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ बोन बाय इनहिबिशन ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। ये क्या करती है? हमारे मेनली तो कैल्शियम से संबंधित है, लेकिन इसके साथ साथ जो फॉस्फेट है उसके लेवल को भी हमारे ब्लड में कम करने का काम करती है। कम कैसे करती है? क्योंकि ये यूरिन के थ्रू इसको एक्सक्रीट करवाती है, हमारी बॉडी से बाहर करने का काम करती है। इसके अलावा एक एक्टिविटी होती है ओस्टियोक्लास्ट। दो प्रकार की एक्टिविटी होती है, ओस्टियोक्लास्ट और एक ओस्टियोब्लास्ट। क्लास्ट और ब्लास्ट में फॉर्मेशन संबंधित है और क्लास्ट में उसको डिग्रेड करने से संबंधित है। अब ओस्टियो का मतलब होता है बोन्स, यानी ओस्टियोक्लास्ट बोन्स के डिग्रेडेशन से है। जो कैल्सिटोनिन है वो ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, जिससे कि बोन का फॉर्मेशन हो सके। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो बोन्स में ओस्टियोपोरोसिस, यानी बोन्स में पोर्स डेवलप हो जाएंगे, यानी बोन्स खोखली हो जाएगी और एक तरह की बीमारी विकसित हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कैल्शियम जो हड्डियां हैं उनको भी बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जो कैल्सिटोनिन है इसके एंटागोनिस्ट पैराथायरॉयड जो हार्मोन है PTH वो काम करता है। जब हम पढ़ेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड तब हम जानेंगे कि PTH के काम क्या क्या होते हैं, लेकिन इसके और पैराथायरॉयड के, PTH के और कैल्सिटोनिन के जो फंक्शन होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब हम बात करते हैं जितने भी इस ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं उनके द्वारा कुछ डिसऑर्डर होते हैं। डिसऑर्डर्स मीन्स कैसे होंगे? अगर हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा हो जाए या हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाए तो उससे एक प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है। तो अगर मान लीजिए कि थायराइड ग्लैंड अगर सफिशिएंट मात्रा में हार्मोन उत्पन्न नहीं कर पाती है तो वहाँ पर हार्मोन की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी वहाँ पर जो ग्लैंड है सफिशिएंट मात्रा में कार्य नहीं कर पा रही है। तो इसमें क्या होगा कि कई प्रकार की बीमारियां होंगी जिसको हम जानेंगे। दूसरी बात यह है कि जो अगर मान लीजिए कि जो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो अधिक एक्टिवेट हो जाए या बहुत ही अधिक मात्रा में हार्मोन प्रोड्यूस करे तो भी वो एक प्रकार की डिजीज़ उत्पन्न कर सकती है, जिसमें कंडीशन को कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, या हम कह सकते हैं कि ओवर एक्टिव ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिसमें थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें क्रिटिनिज्म, मिक्सिडिमा, सिंपल गोइटर एंड हाशिमोटो, ये सभी बीमारियां हैं जिनको हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म, इसमें एक्सोप्थेल्मिक गोइटर एंड मल्टी नोडुलर गोइटर, इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कम मात्रा में थायराइड ग्लैंड के द्वारा हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, उनसे होने वाली बीमारी के बारे में बात करते हैं। तो इसको हम यूँ कहें कि हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड फॉलिकल हार्मोन्स, क्योंकि फॉलिकल्स हार्मोन द्वारा T3 एंड T4 का हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है। तो मेनली हम लोग जो T3 एंड T4 के कम सिक्रीशन से द्वारा जो शरीर में इफेक्ट होते हैं उनको जानेंगे। तो इसका कोज क्या हो सकता है, यानी हाइपो का कारण क्या हो सकता है कि ग्रंथि कम मात्रा में क्यों सिक्रेट कर सके
तो इसका जेनेटिक कारण भी हो सकता है, जो हमारा भोजन होता है, जो हमारी डाइट होती है, उसमें आयोडीन की कमी होना भी हो सकता है, हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो सकते हैं, या बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आयोडीन मतलब जो ग्लैंड है वो अपने ग्रहण नहीं कर पा रही या ट्रैपिंग नहीं कर पाई आयोडीन का, और वो यूरिन से ही एक्सक्रीट हो रहे हैं। तो कई प्रकार की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, जिसमें पहली डिजीज़ है क्रेटिनिज्म, या हम कहें कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है, जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तब उसमें कई प्रकार की चीज़ों का विकास नहीं हो पाता है। इसमें जो बेबी की जो बच्चा होता है जब बर्थ करता है तो उसमें फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है। बच्चा ड्वार्फिज्म पैदा होगा, या हम कहें कि वो जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसमें हाइट नहीं बड़ी होगी, बल्कि वो एक बोना हो जाएगा। दिमागी रूप से मेंटल रिटार्ड होगा, यानी कम विकसित होगा। उसकी अगर उसको नोटिस करें तो प्रोट्रूडिंग टंग होगी, यानी जीभ बाहर निकली हुई होती है। जो बेली जो होती है, यानी पेट वाला जो हिस्सा होता है वो फूला हुआ होता है। इसके अलावा जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कम विकसित होते हैं, यानी वो स्टराइल होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। स्लो BMR होती है, यानी उसकी जो BMR होती है वो कम होती है। अगर हार्मोन कम सिक्रीट होते हैं तो बेसल मेटाबॉलिक जो रेट होती है वो कम हो जाती है, पल्स रेट कम हो जाती है, BP भी कम हो जाती है, और बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। यहाँ पिक्चर में हमें क्रेटिनिज्म के उदाहरण दिखाई दे रहे हैं। देखो इसमें बेबी का मुंह खुला हुआ है, सूजन है चेहरे पर। इसकी दूसरे डायग्राम में बेली, जो बच्चा बोना होगा, इस तरह से क्रेटिनिज्म और कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म का ये एग्जाम्पल हमें डायग्राम जो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट समझते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो ड्वार्फिज्म होता है या बोनापन होता है, उसमें हमने यह पढ़ा था कि वहाँ पर मेंटल ग्रोथ जो होती है वो पूरी तरह से विकसित होती है। वहाँ पर जो बच्चे रहते हैं, या पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो ड्वार्फिज्म होता है उसमें बच्चे में दिमागी रूप से स्वस्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर दिमागी रूप से अस्वस्थ बच्चे रहते हैं, इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक है। अब हम बात करते हैं दूसरी डिजीज़ के बारे में, क्रेटिनिज्म के बाद में मिक्सेडेमा के बारे में, जिसको गर्ल डिजीज़ भी कहते हैं। ये जनरली एडल्ट फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है। इसमें क्या होता है, एडिमा की कंडीशन होती है, हमारा बॉडी में अलग अलग पार्ट में सूजन आ जाती है। यानी इसमें क्या होगा, एक्युमुलेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो ऊतकों के बाहर यानी हमारी कोशिकाओं के बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पाया जाता है, उन फ्लूइड में उसका जमा हो जाता है ऊतकों के बाहर, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह सूजन आ जाती है। इसके अलावा जो फैट डिपॉजिट ऑन फेस, जो चेहरे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर फैट जमा हो जाती है, BMR स्लो हो जाती है। देखो जो हाइपो वाली कंडीशन में जितने भी है रूम जो बॉडी का टेम्परेचर है, BMR है, हार्ट रेट है, ये कम हो जाएगी, क्योंकि हार्मोन ही उन चीज़ों को स्टिमुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जब इसकी मात्रा ही कम हो गई तो ये जितने भी हैं ये सब भी स्लो हो जाएगी। जैसे यहाँ पर स्लो BMR है, क्रेटिनिज्म में भी स्लो BMR होती है, स्लो हार्ट रेट, लो बॉडी टेम्परेचर, सेंसिटिव टू कोल्ड, इनको ठंड ज़्यादा लगेगी, सर्दी ज़्यादा लगेगी, जनरल लिथार्जी, ये बिल्कुल आलसी होंगे, एंड टेंडेंसी टू गेट वेन ईजिली, और इनका वजन बहुत ही जल्दी ग्रेन मतलब हो जाएगा, बढ़ जाएगा इनका वजन। बिकॉज द ब्रेन हैज़ ऑलरेडी रीच मैच्योरिटी मेंटल रिगार्डिंग डज नॉट अकर बट पर्सन मे बी लेस अटल। इसमें क्या होता है, मिक्सेडिमा एक्चुअली एडल्ट में होने वाली बीमारी है, जबकि क्रेटिनिज्म में बच्चों में होने वाली बीमारी है। मिक्सेडिमा में क्योंकि एडल्ट में होने के बाद में हमने ये पढ़ा है कि जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो 4 से 5 साल 6 साल में पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, लेकिन जो मिक्सेडिमा जो डिजीज़ है उसमें तो वो पहले से ही एडल्ट हो चुका है पर्सन, उसके बाद में उसमें हाइपो की कंडीशन हुई है, तो इसमें जो पर्सन होगा
वो मेंटल रूप से पूर्ण विकसित होगा, यानी उसमें ब्रेन का डेवलपमेंट पूरा हो चुका होता है, लेकिन इसमें देखा गया है कई पर्सन में कि ये कम अलर्टनेस, यानी उनमें थोड़ी संवेदनशीलता कम हो जाती है, या उसमें तुरंत किसी चीज़ के प्रति रेस्पॉन्स करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। ये थी मिक्सेडोमा डिजीज़। अब हम बात करते हैं सिंपल गोइटर के बारे में, जिसको घेंगा रोग कहते हैं, जिसमें हमारे जो गले वाला जो रीजन होता है उसमें क्या होता है, ये फूल जाता है। अब फूलने की टाइप अलग अलग से हो सकता है, मीन्स अगर सीवियर टाइप का होगा तो बहुत सारा बल्क रीजन हमें दिखाई देगा गले पर, अगर कम होगा तो हमें हल्का सा स्वेलिंग यहाँ पर दिखाई देगा। सिंपल गोइटर आल्सो कॉल्ड कोलोइड गोइटर भी कहते हैं इसको। ये क्या होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, हमारा भोजन में अगर आयोडीन की कमी होती है तो सिंपल गोइटर बीमारी होती है। इसको जनरली एंडेमिक भी समझा जाता है, क्योंकि ये हिली एरियाज़ में ज़्यादा कॉमन होती है, क्योंकि हिली एरियाज़ में जो आयोडीन है उसका रिसाव निचले भागों में हो जाता है, या आयोडीन की कमी रहती है, उस सॉइल में भी कमी रहती है, वहाँ के पानी में भी कमी रहती है। तो आयोडीन की कमी होने की वजह से ये हिली एरिया में ज़्यादा दिखाई देते हैं इस तरह के पेशेंट, जबकि जो मैराइन फूड लेने वाले मतलब ह्यूमन हैं उनमें इस तरह की बीमारी नहीं पाई जाती है। इसमें एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड बहुत सारी बढ़ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। इसको साधारण रूप से आयोडीन लेकर ही हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने से हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाशिमोटो डिजीज़। हाशिमोटो डिजीज़ इसको सुसाइड ऑफ थायराइड भी कहते हैं, यानी इसमें थायराइड ग्लैंड अपने ही खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाती है, जिससे क्या होता है, इस तरह की बीमारी को कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसमें खुद की इम्यून सिस्टम खुद के ऊतकों को ही नष्ट करने लग जाए, तो ये इस प्रकार की होती है। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म एडल्ट वुमेन में मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन में भी रेस्पॉन्सिबल होता है, कई बार ये देखा गया है। यहाँ पर हमें डायग्राम में ये माइल्ड गोइटर है, जिसमें हल्की सी हमें स्वेलिंग दिखाई दे रही है, मॉडरेट है, और उसके बाद में सीवियर गोइटर है। यहाँ हमें ये नॉर्मल ग्लैंड है और यहाँ पर इस ग्लैंड का आकार बढ़ चुका है। आप सोच रहे होंगे कि इस ग्रंथि का आकार क्यों बढ़ा है या गोइटर यहाँ पर क्यों हुआ है। देखो, जो थायराइड ग्लैंड होती है वो आयोडीन को अवशोषित करती है, लेकिन जैसे ही भोजन में या हमारे ब्लड में आयोडीन कम पाया जाता है तो ये कोशिका अपना आकार बढ़ाती है ताकि अधिक से अधिक आयोडीन को अवशोषित कर सके, इसलिए ये अपना आकार बढ़ा लेती है। लेकिन सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिलने के कारण, फिर भी नहीं मिलने के कारण फिर ये धीरे धीरे प्रॉब्लम कई प्रकार की गतिविधियों को हमारे बॉडी में प्रभावित करती है। अब हम बात करते हैं, वो थी हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हम बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी जब थायराइड ग्लैंड अधिक मात्रा में हार्मोन सिक्रीट करती है, उसके बारे में। सबसे पहले और सबसे कॉमन जो डिजीज़ है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, या इसको कहते हैं ग्रेव्स डिजीज़। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें भी ग्रंथि अपना आकार बढ़ा लेती है। इसके अलावा म्यूकस डिपॉजिट बिनेथ ऑफ आईबॉल, जो आईबॉल होती है वहाँ पर म्यूकस का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे आई बढ़ जाती है। जो हमारी आंखें होती है वो बड़ी हुई दिखाई देती हैं, लार्ज शेप की, और बल्जिंग यानी बाहर निकली हुई दिखाई देती है, घूरती हुई दिखाई पड़ती है। पेशेंट लुक फियरफुल एंड स्टरिंग, स्किन मॉइस्ट, एक्सेसिव स्वेटिंग, वेट लॉस, हीट इंटॉलरेंस एंड हाइपरडिफिकेशन। हमें जो पेशेंट जी को दिखाई देता है, आंखें उभरी हुई दिखाई देती है, क्योंकि जो आंखों के जस्ट आईबॉल के जस्ट नीचे का वाला जो भाग होता है वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, म्यूकस डिपॉजिट होता है, जिससे हमें डरावनी शक्ल लगती है, यानी जैसे कोई कब्र से निकला हुआ कोई भूत हो, इस तरह से दिखाई देती है। इसलिए इसको ग्रेव डिजीज नाम दिया गया है एक्सोप्थेल्मिक, क्योंकि इसमें जो आंखें हैं वो बाहर की तरफ उभरी हुई दिखाई देती है, इसलिए इसको एक्सोप्थेल्मिक गोइटर नाम दिया गया है।
इसका ट्रीटमेंट सर्जिकल रिमूव, कुछ पार्ट को हम लोग थायराइड ग्लैंड के कुछ पार्ट को रिमूव कर सकते हैं, या रेडियो एक्टिव आयोडीन मेथड से भी कर सकते हैं, और कुछ थायराइड की टैबलेट एंटी थायराइड ड्रग्स दे के भी हम इसको क्योर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं और हाइपर थायराइडिज्म में नेक्स्ट बीमारी मल्टी नोडुलर गोइटर, और जिसको प्लूमर डिजीज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसमें बहुत सारे नोड्यूल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे इस तरह से नोड्यूल्स यानी गांठें बन जाती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत ही अधिक मात्रा में हार्मोन का सिक्रीशन करने लग जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो ग्रोथ होती है वो इर्रेगुलर टाइप की होती है, यानी जो हमारा गले में कुछ गांठों के रूप में दिखाई देती है, जबकि इससे पहले वाले में जितनी भी स्वेलिंग आ रही थी वो समान प्रकार की सूजन आती है गले में, लेकिन यहाँ पर गांठों के रूप में इवन ग्रोथ नहीं होकर अनइक्वल ग्रोथ होती है। इसमें थायराइड ग्लैंड भी बढ़ जाती है और नोड्यूल का फॉर्मेशन करती है, और जिससे अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं। ये थे हाइपर थायराइडिज्म की बात। थैंक यू टू ऑल।